Good morning, students. I'm Anuj Singh. Today I'm going to teach you the second part of your first chapter, that is software concept. In previous video we have seen that what is software, types of software, uses of softwares, and we was discussing about the system software. In system software we already discussed about operating system, and we was discussing language processors. In language processors we discussed about the assembler. Now rest other language processors we will discuss today. So uh, the second language processor is compiler. A compiler is a compiler translates the source code written using high level languages into machine language in वन गो. ओके, असेंबलर क्या करता था कि असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते थे उनको रन करता था. लेकिन कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, नियरेस्ट टू नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश के लगभग की लैंग्वेजेस होती हैं, इनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनमें ऑलमोस्ट कोड या ऑलमोस्ट चीज़ें इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में लिखी जाती हैं, जो हम लोग बोलते हैं इस तरीके से ही लिखी जाती हैं. तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि सी हो गई, या जावा हो गई, या पाइथन हो गई, या और भी कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कंपाइलर क्या करते हैं, कंपाइलर ट्रांसलेट्स दिस सोर्स कोड. मैंने पिछली क्लास में बताया था सोर्स कोड क्या होता है, जो प्रोग्राम किसी लैंग्वेज को यूज़ करके लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं. तो सोर्स कोड रिटन यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो सभी कंपाइलर क्या कर रहा है कि जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करके सोर्स कोड लिखे गए हैं उसको मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करता है, एक ही बार में पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो एक लाइन का कोड हो या 100 लाइन का कोड हो या जितना भी बड़ा कोड हो, उस पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है. एंड कन्वर्टेड प्रोग्राम इज सेव्ड एज प्रोग्राम फाइल इन इट कैन बी रन वेन एवर नीडेड. और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर एक बार आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, सारी चीज़ें उसकी सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एज अ प्रोग्राम फाइल बन जाता है. उसको किसी और तरीके से आपको प्रोग्राम फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मली एक EXE फाइल बन जाती है और उसे आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फिर दोबारा आपको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती. कब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब तक कि आप उसके सोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं करते. अगर आप सोर्स कोड में कुछ चेंज करते हो तो फिर आपको उसे रिकम्पाइल मतलब दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है. और अगर आप सोर्स कोड में कोई चेंज नहीं करते तो फिर आपको उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, सो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, पूरे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है और उस कन्वर्टेड प्रोग्राम को एक प्रोग्राम फाइल मतलब EXE फाइल में स्टोर कर देता है, जिससे कि इन फ्यूचर आप जब भी उसे चलाना चाहें तो आपको किसी और प्रोग्राम की ज़रूरत ना हो, आप डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर सकें. ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास ट्रांसलेटर आता है या कन्वर्टर आता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर. It translates HLL source code into machine language and vice versa. ये क्या करेगा, ये मशीन लैंग्वेज में जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को हाई लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ऊपर कंपाइलर कर रहा था. इट कन्वर्ट्स वन लाइन एट अ टाइम. बस कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, कंपाइलर एक बार में ही पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर दे रहा था, जबकि इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही कन्वर्ट करता है, इसके अलावा और कुछ भी कन्वर्ट नहीं करता है. द प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटेड एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, program must be interpreted every time it is executed. क्या है वहाँ पे, क्या था कि आपने एक बार कोई प्रोग्राम बना दिया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, उसके बाद फिर आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आपको हर बार उसे
दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जितनी बार भी आप उसे रन करना चाहते हैं आपको वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो आपके पास वो प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो यहाँ देखेंगे इंटरप्रेटर मेक्स इट इजी एंड फास्ट टू करेक्ट द प्रोग्राम। इंटरप्रेटर से क्या फ़ायदा है? इंटरप्रेटर कंप्यूटर के में लिखे हुए प्रोग्राम को इजीली और जल्दी करेक्ट करने की सुविधा देता है। मतलब आप उससे उसमें लिखी हुई गलतियों को जल्दी से ढूंढ के उन्हें सही कर सकते हैं। देन कंपाइलर, लेकिन कंपाइलर क्या करता था कि उसको पूरी गलतियां एक ही बार में दिखाता था। तो अगर एक गलती होती थी किसी लाइन में तो पूरे प्रोग्राम को ही वो गलत दिखा देता था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर जिस लाइन में गलती है उस लाइन पर वो रुक जाएगा, जब तक कि आप उसे सही नहीं कर देंगे तब तक वो दूसरी लाइन में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर्स में गलतियां ढूंढना और उन्हें सही करना ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है। बट दे आर स्लोअर देन कंपाइलर। क्यों? क्योंकि वो एक एक लाइन कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वो स्लो काम करते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो तीसरा पार्ट था दैट आर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होती हैं? सो यूटिलिटीज programs are provided as a part of OS। utility program क्या होता है? provided as the part of OS। OS का ही एक पार्ट होते हैं। यूटिलिटीज आर यूज्ड टू ब्रिज द गैप्स ऑफ OS। ठीक है। यूटिलिटीज क्यों बनाई जाती हैं? OS को बनाते वक्त जो कमियां रह जाती हैं, जो गलतियां छूट जाती हैं, उनको सही करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ओके। एंड मैक्सिमाइज योर कंप्यूटर्स पोटेंशियल। वो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड और उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। यूटिलिटीज आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम्स दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। या आप कह सकते हो कि यूटिलिटीज ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे हेल्पफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे हेल्पफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ आर, कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो कॉमन सम इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ आर लिस्टेड एज द बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी होती है जिससे आप सिस्टम में अपनी फाइलों का बैकअप ले सकते हो, उसे एक जगह स्टोर कर सकते हो। इन केस अगर आपका सिस्टम कभी ख़राब हो जाए तो आप उस बैकअप को दोबारा से यूज़ कर सकते हो। डेटा कंप्रेशन, जैसे आपकी डिस्क मान लीजिए भर गई है, आप चाह रहे हो कि उसका साइज़ कम हो जाए थोड़ा सा और डिस्क खाली हो जाए आपको बिना डेटा डिलीट किए, तो डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई बड़ी फाइल स्टोर की जो कि एक जगह पे, एक लोकेशन पे स्टोर नहीं हो सकती कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर से मैनुअली ही आपको बिना बताए अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर कर देता है। लेकिन अब हो सकता है कि एक लोकेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्वेंशियल हो। तो जब आप डिस्क डिफ्रेगमेंटर का इस्तेमाल करते हो तो वो सारी फाइल्स को सिक्वेंशियली अरेंज कर देता है, जो जगह आपकी वेस्ट जा रही थी उस जगह को यूटिलाइज करा देता है। एंटीवायरस, एंटीवायरस भी एक तरीके की यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि आपके सिस्टम में आए हुए वायरसेस को सर्च आउट करके डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? जिसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने किसी भी फाइल को, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो जिससे कि आपकी फाइल को कोई और ना देख ले, कोई और ना पढ़ ले, आपका इंपॉर्टेंट डेटा लीक ना हो जाए। डिस्क क्लीनर यूटिलिटीज़ आती हैं जिससे कुछ अननेसेसरी फाइल्स हमारे सिस्टम में स्टोर हो गए हैं जिनको हमें डिलीट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे सिस्टम का स्पेस खाली हो जाएगा। तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी फ़ाइल ज़रूरी है, कौन सी फ़ाइल नहीं ज़रूरी है, तो आप डिस्क क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क क्लीनर आपको चूज़ करने की फैसिलिटी देता है कि आपको कौन सी फाइल्स डिलीट करनी, कौन सी फाइल्स नहीं डिलीट करनी। तो वो मैनुअली वहाँ से सारी अननेसेसरी फाइल्स आपको दिखा देगा। अब आप उसमें से जो भी डिलीट करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सिस्टम यूटिलिटीज़। बहुत सारी और भी सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं जो सिस्टम की फंक्शनिंग को और अच्छा परफेक्ट कर देती हैं। ऐसे और भी लॉट्स मोर आर देयर, बट ये कुछ खास यूटिलिटीज़ थी जो मैंने आपको भी बताई। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट हमने बताए थे आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर द प्रोग्राम्स रिटन बाय द प्रोग्रामर टू इनेबल कंप्यूटर टू
perform a specific task such as word processing, inventory control, calculation, financial accounting, designing, music, editing, etc. etc. तो ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? दीज आर द प्रोग्राम्स रिटन बाय द प्रोग्रामर टू एनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सभी के लिए एक जैसे नहीं होते, हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप लेटर या एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हो। आपके पास शॉप है, आपकी कोई कंपनी है, तो उसमें कितनी सामान आई, कितनी गई, उन सब चीज़ों को देखना है तो आप इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या जैसे कि आप मान लीजिए अकाउंटेंट हैं, तो आप अपने अकाउंटिंग का काम, सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम भी किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। आप एक डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइंस बना सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। या आप गाने वाने एडिट करते हो, वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो वो भी आप सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जिसकी ज़रूरत क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेशंस को स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए चलाना। जैसे हमें वर्ड लिखना है तो हम एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब हमें कोई लेटर लिखना है, हमें कोई एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड वन इज़ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर या स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर या स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर या स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। अभी बात करते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? General purpose software are programs that perform common information processing job for end users. General purpose software मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉमनली टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो सभी की ज़रूरत में आ जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई अकाउंटेंट हो, जो सभी के यूज़ में आ जाए। उन ऐसे सॉफ्टवेयर जो हर एक जनरल व्यक्ति के काम में आ जाए, जनरली सभी के यूज़ में आ जाए, उनको हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखते हैं। या कई बार इन्हें पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग, ऐसे सॉफ्टवेयर जो लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, जिनमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। किसी स्पेसिफिक काम के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, स्पेशली किसी एक काम को करने के लिए बनाए गए हैं। मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन सपोर्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस फॉर एंड यूजर्स एज कौन सा है? जैसे बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस को चलाने के लिए जिन एप्लीकेशंस के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो मेडिकल स्टोर वाला अपने बिलिंग के लिए अपना सॉफ्टवेयर बना के रखा है। या आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो तो एजेंसी वाले ने अपना सॉफ्टवेयर बना के रखा है। ठीक है। तो ये बिजनेस पर्पज से बनाए गए हैं। या साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो साइंटिफिक रिसर्च में उनकी मदद करते हैं, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे एटम को कैसे देखा जाए, उसको और कैसे जूम किया जाए, इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं उन सब चीज़ों के लिए साइंटिफिक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इस ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं या स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द होल चैप्टर। आपका मैंने पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा जो आपका एक्सरसाइज है। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।